जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो प्लीज़ सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड जरूर कर लें। और साथियों अपना ये सेशन रोज़ 9 बजे होता है, हिंदी साहित्य को हम पढ़ते हैं। आज से अपना छायावाद स्टार्ट हो रहा है और छायावाद में अपन पढ़ते हैं दोस्तों कि छायावाद में 4 आधार स्तंभों को पढ़ते हैं। ठीक है, छायावाद का जो काल माना जाता है वो क्या माना जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं ये चीज भी आप जानेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, तो जिन भी साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें और दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर जरूर करना है इस वीडियो को। ठीक है, और दोस्तों एक कोर्स आपके लिए लॉन्च किया गया है हिंदी साहित्य का, जिसमें दोस्तों आपको 1200 रुपये पे करना है मात्र, और हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, तिरकी वीडियो है ना, टॉपिक वाइज टेस्ट और दोस्तों बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। ठीक है, तो जिन भी साथियों को ये कोर्स लेना है वो जल्दी कोर्स में एडमिशन ले लें। दोस्तों लाइव क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं, आपको लाइव क्लासें पढ़ना है ना, तो ये मात्र 1200 का कोर्स है। और दोस्तों आप पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, जूनियर टेट या फिर दोस्तों आप यूकेएलटी पंजाब मास्टर कैडर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देर ना करें, आज ही एडमिशन ले, है ना, और दोस्तों अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखो। ठीक है, चलिए तो यहां पर दोस्तों आपको बताना है छायावाद के बारे में, जल्दी से बताना है कि छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। तो बताइए किसकी रचनाओं में छायावादी प्रवृत्ति की रचना दिखाई पड़ी। फटाक से कमेंट में लिखना है आपको, सभी लोग कमेंट में लिखेंगे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से आपको कमेंट में लिखते जाए कि छायावाद की प्रवृत्ति सबसे पहले किसके काव्य में दिखाई पड़ी, किस में दिखाई पड़ी, ये क्वेश्चन है। 4 विकल्प भी आपके सामने हैं और 4 में से आपका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुकुटधर पांडे। यानी कि दोस्तों आपका जो ए नंबर है मुकुटधर पांडे वो बिल्कुल सही है। ठीक है, मुकुटधर पांडे की दोस्तों मुकुटधर पांडे में सबसे पहले छायावाद की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी। ठीक है, और आपको पता है कि मुकुटधर पांडे को किसने माना है छायावाद का प्रवर्तक, तो सभी लोगों को लगभग पता है कि मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने, किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक इन्हें माना है, ये चीज भी याद रख लेना। ठीक है, और दोस्तों आपको पता है जयशंकर प्रसाद को माना ईलाचंद्र जोशी ने। यहां पर 3 मत प्रकट हो जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना, तो आपको बताना है दोस्तों जयशंकर प्रसाद को जो छायावाद का प्रवर्तक माना वो किसने माना, ईलाचंद्र जोशी ने। फिर एक मत और आता है दोस्तों कि सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना, तो सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना किसने, नंद दुलारी वाजपेयी ने। ठीक है, फिर एक और आता है कि मुकुटधर पांडे को किसने माना, तो रामचंद्र शुक्ल ने माना। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि छायावाद के प्रवर्तक किसे या कौन को किसको माना जाता है, तो आपको बताना है दोस्तों जयशंकर प्रसाद, है ना। नॉर्मली अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि छायावाद का प्रवर्तक कौन है तो आप क्या बताओगे, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो अब दोस्तों अपना छायावाद स्टार्ट होता है, बढ़िया आपको पढ़ना है यहां से, और छायावाद से 1-2 क्वेश्चन आपके अवश्य बनते हैं। ठीक है, तो चलिए कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। असत्य कथन को चिन्हित करना है, 4 विकल्प हैं कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना है। यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का संखनाद करती है, यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है, इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है, या फिर यह शाश्वत जीवन और मानव कल्याण का काव्य है। अब दोस्तों इसके पहले मैं कामायनी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। जब तक आपको क्या करना है दोस्तों, क्या करना है, जब तक आपको उत्तर बताना है। कामायनी की जब भी बात होती है तो कामायनी आपको पता है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का ये क्या है दोस्तों, ये महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बोले सर हम क्या करते, कामना, बोले हमारी कामना को प्राप्त करना, जैसे मान के चलो बहुत सारे लोगों की कामनाएं होती हैं, है ना, बोले हम कामना मांगने जाते किसके पास, शंकर जी के पास, तो कामना से कामायनी, और एक कामना नाटक भी है जयशंकर प्रसाद का, कामना नाटक भी जयशंकर प्रसाद का है, और कामायनी महाकाव्य भी किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। अब दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है कि इसका रचना काल क्या है, तो इसका रचना काल 1935 माना जाता है। और दोस्तों इसका पूछा जाता है कि इसमें सर्ग कितने हैं, तो कामायनी में 15 सर्ग हैं, ये भी याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, और उत्तर आपका चला जाता है कि इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है,
यानी कि आपका जो सी नंबर है ना, असत्य कथन को चिन्हित करना था और असत्य कथन को अपन ने चिन्हित किया और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन कैसा है, असत्य है, जबकि यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का संघनाद करती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का एहसासवत प्रमाण करता मुझको अमर तत्व ज्ञान। ये बताना है कि अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमर तत्व देने की बात कही गई, ऐसा संभव होने का आधार क्या है। ऐसा एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर अपन को उत्तर सीधे सीधे लगाना है कि अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो ये सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों कि आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है, तो बताइए। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति बताना है दोस्तों, तो बताइए। तीसरा उत्थान काल आपको पता है, प्रथम उत्थान काल अपन ने दोस्तों देखा भारतेंदु युग। द्वितीय उत्थान को पढ़ा तो द्वितीय उत्थान में नाम आता है किसका, द्वितीय उत्थान में नाम आता है द्विवेदी योग। और तृतीय उत्थान में नाम आता है दोस्तों किसका, नाम आता है, जल्दी से बताएं। आधुनिक काल के उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है तो कौन सी है, साहित्यिक प्रवृत्ति है छायावाद। क्या है, छायावाद। और इनका आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति छायावाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को नई धारा यानी कि तृतीय उत्थान के अंतर्गत रखा और दोस्तों समयावधि सन 1918 से 1936 ईस्वी तक माना। ठीक है, अब यहां पर अगला क्वेश्चन है, कामायनी किसकी पुत्री थी, कामायनी किसकी पुत्री थी, बताइए। श्रद्धा, मनु, इड़ा या फिर काम की पुत्री थी। प्रश्न क्रमांक 5 में कामायनी किसकी पुत्री थी, 5 का उत्तर आपको चयन करना है। किसकी पुत्री थी कामायनी, कामायनी महाकाव्य अपन ने पढ़ लिया। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है, बोले सर जयशंकर प्रसाद। कामायनी का रचना काल क्या है, बोले सर 1935। ठीक है, कामायनी में कितने सर्ग हैं, बोले सर 15। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। कामायनी आपको पता है दोस्तों एक काम की पुत्री थी। कामायनी किसकी पुत्री थी, उत्तर चला जाता है काम की पुत्री थी, यानी कि आपका जो सी नंबर है कामायनी काम की पुत्री थी। कामायनी महाकाव्य के लेखक छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं, है ना। कामायनी के कुल 15 सर्ग हैं कामायनी में। इसका अंगीरस जो माना जाता है वो शांत रस है ना। इसका दर्शन जो माना जाता है वो समरसतावाद, ऐसे कभी दर्शन भी पूछा जाता है दोस्तों, समरसतावाद आनंदवाद पर आधारित है। और आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का क्या कहा था, इन्होंने छायावाद का उपनिषद कहा था। याद रख लेना, कभी आपसे पूछा जाए कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा था, तो उपनिषद कहा था शांति प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसको याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, हमेशा परीक्षाओं के लिए आपको तैयार रहना इन क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई पड़ता है, बताइए। प्रश्न क्रमांक 6 है, 6 का आंसर, प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई पड़ता है। प्रश्न क्रमांक आपका 6 और 6 का आंसर बताना है। 6 का राइट आंसर क्या है, प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है, झरना, आंसू, लहर या फिर तरंग। ये प्रश्न क्रमांक आपका 6 है। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप बताना है, 6 का आंसर बताना है। और प्रश्न क्रमांक 6 का सही आंसर क्या होगा, जयशंकर प्रसाद। आपको पता है दोस्तों 4 आधार स्तंभों में सबसे पहले नाम लिया जाता है जयशंकर प्रसाद का। और इनके दोस्तों उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई पड़ते, गीत कला के, तो गीत कला के जो पड़ता है दोस्तों वो लहर, लहर यानी कि डी नंबर। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके लहर काव्य संकलन में दिखाई देता है। ये लहर इनका काव्य संकलन था दोस्तों। और प्रसाद द्वारा रचित अन्य कृतियां मानी जाती हैं दोस्तों उर्वशी। उर्वशी ये चंपू काव्य है। अब यहां बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर उर्वशी तो दिनकर की रचना है,
ये बिल्कुल सही है कि उर्वशी दिनकर की है, लेकिन उर्वशी दोस्तों जयशंकर प्रसाद का चंपू काव्य है। याद रख लेना, ये उर्वशी जयशंकर प्रसाद की भी रचना है और उर्वशी दिनकर जी की भी रचना है, और उर्वशी एक नाटक भी है दोस्तों, है ना। तो याद रखोगे उर्वशी रचना है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल लंबी कविताओं का संग्रह माना जाता है, बिल्कुल लहर, है ना, वन मिलन, प्रेम राज, ठीक है, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम और प्रेम पथिक की रचनाएं मानी जाती हैं, और उर्वशी ये चंपू काव्य है, ये भी आपको याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? 4 विकल्प हैं, चयन करिए, सभी लोग चयन करेंगे। किस कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत, है ना, या फिर जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, या फिर दोस्तों राम कुमार वर्मा? बताइए। 4 विकल्प, और 4 में से आपको पता है कि छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, किस कवि की कृति को कहा जाता है, उस कृति को भी आप बता देना अगर आपको पता हो तो। यहां पर किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, तो वो कवि कौन है? वो कवि है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत, यानी कि आपका जो ए नंबर है सुमित्रानंदन पंत, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। और दोस्तों इसको याद रख लेना, सुमित्रानंदन पंत कृत पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है, प्रकृति का चितेरा भी कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, और इनकी पल्लव रचना तो पता ही है दोस्तों, है ना, पल्लव ये छायावाद का मैनिफेस्टो या फिर घोषणा पत्र कहा जाता है इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? छायावाद का उपनिषद किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने, या फिर इंद्रनाथ मदान, या फिर शांति प्रिय द्विवेदी ने? ऐसे कौन से साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया? वो सभी साथी ऐप को डाउनलोड कर लें दोस्तों, ठीक है। और जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है, टीजीटी पीजीटी वाले हमारे साथी, है ना, पंजाब मास्टर कैडर वाले, जूनियर टेट वाले हमारे साथी, एचपी टेट यूकेएलटी वाले सभी साथी हिंदी साहित्य को दोस्तों आप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ट्रिकी तरीके से पढ़ सकते हैं, लाइव क्लास से पढ़ सकते हैं। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? तो अभी अपन ने पढ़ा था शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी, यानी आपका उत्तर चला जाता है डी की तरफ। छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा। ये आंसर आपका सही होगा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये पंक्ति बताना है दोस्तों किस रचना में है, किस रचना की मानी जाती है पंक्ति? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये बताना है। बताइए सभी लोग, बताना है। प्रश्न क्रमांक है आपका दोस्तों, है ना, यहां पर उत्तर आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 9 है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, है ना, पंक्ति किस रचना की है? ये सभी लोग बताएंगे, है ना। जिन भी साथियों, जो भी साथी जूनियर एडेड वाले हैं वो सभी एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, और आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है, आप ले लें। बढ़िया तरीके से आपको अध्ययन करने को मिलेगा, मजा आएगा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये पंक्ति जो है दोस्तों, ये कामायनी से ली गई ये पंक्ति है, और कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। कितने सर्ग? 15 सर्ग, है ना। 1935 इसका रचना काल। साकेत एवं महाकाव्य किसका? मैथिली शरण गुप्त का, है ना। 1931 इसका रचना काल। साकेत में कितने सर्ग? 12 सर्ग। ये भी आपको याद रख लेना दोस्तों, ये सारी चीजें हैं। साकेत चंद्रगुप्त इनका नाटक है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की दोस्तों रचना है, प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। किसी छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया? किस छायावादी कवि को कहा गया प्रकृति का सुकुमार कवि? ये आंसर आपको बताना है। बढ़िया प्रश्न, एक सरल प्रश्न है लेकिन कई बार पूछा गया साथियों, फटाफट से आपको बताना है ना। फीस दोस्तों अभी रखी अपन ने 1200 रुपए, ठीक है। कितनी फीस? 1200 फीस रखी है। अब आपको बताना है कि किसी छायावादी कवि को, किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर महादेवी वर्मा? यानी कि 10 का आंसर, और 10 में आपको पता है छायावादी कवि को, किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया? तो वो कहा गया सुमित्रानंदन पंत को, है ना। सुमित्रानंदन पंत, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है।
छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि, है ना। पंत जी की प्रथम जो रचना मानी जाती छायावादी रचना उच्छ्वास, है ना दोस्तों, ये भी याद रख लेना। और अंतिम छायावादी रचना इनकी गुंजन है। लोकायतन पंत जी का महाकाव्य है, याद रख लेना। और दोस्तों महाकाव्य गांधी जी के जीवन पर लिखा गया है, कौन सा? लोकायतन। लोकायतन जो पंत जी का महाकाव्य है ये गांधी जी के जीवन पर लिखा गया, ये भी आपको याद रख लेना दोस्तों, है ना। और पंत जी की रचना चिदंबरा के लिए सबसे पहले 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों। एक कविताओं का संकलन था चिदंबरा और इसे 1968 में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, यहां पर आपको बताना है दोस्तों, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, पंक्ति में किसके जीवन, है ना, किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, ये पंक्ति में बताना किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति इसमें हुई है दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, है ना, लक्ष्मण, हनुमान या फिर विभीषण? ये क्वेश्चन 4 दिए गए हैं, जल्दी से बताइए। लालदास जी, ज्योति जी, बताइए प्रश्न क्रमांक है अपना। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? और यहां पर आपका राइट आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। उक्त पंक्ति जो है दोस्तों निराला के जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है। निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है ना। राम की हताशा निराशा में कवि के अपने जीवन की निराशा की अभिव्यक्ति हुई। उन्हें जीवन भर लोगों के जिस विरोध को झेलना पड़ा उसकी गूंज उक्त पंक्तियों में दिखाई पड़ती है ना। ये आपको पता होगा। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? प्रवृत्तियां बताना है दोस्तों, कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं? अलंकारिक, साहित्यिक, शैलीगत या फिर प्रायोगिक? तो छायावाद की प्रमुख जो प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो शैलीगत, है ना, शैलीगत, विचारगत और विषयगत, यही 3 प्रमुख छायावाद की प्रवृत्तियां हैं। अतः प्रश्नगत विकल्पों के अनुसार विकल्प शैलीगत सही होगा, है ना। कौन कौन सी? शैलीगत, विचारगत और विषयगत, ये दोस्तों छायावाद की प्रवृत्तियां, इन 3 प्रवृत्तियां मानी जाती हैं। कौन कौन सी? शैलीगत, विचारगत और विषयगत, है ना। इनको याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका सी की तरफ उत्तर चला जाता है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? बताइए। इस संदर्भ में विकल्प को चयन करना है, विकल्प को पढ़ने अच्छे से कि बंगाल की अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता का भी अनुकरण छायावादी कवियों ने किया। बंगाल का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण किए बगैर हिंदी के कवि रह नहीं सके। हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण करते ही रहते हैं। या फिर बंगाल साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे। तो बताइए, इसमें बताना है दोस्तों, है ना, जो विभिन्न आलोचक ऐसे मत प्रकट करते, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन जब आता है तो दोस्तों आपको पता है कि बंगाल साहित्य में छायावाद युग का जो नाम है कोई युग का नाम हुआ ही नहीं। अपना आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत क्या करते हैं? प्रचारित करते हैं। यानी कि उत्तर आपका डी जो है वो बिल्कुल सही। और अगला क्वेश्चन है आपका, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? सर्गों की संख्या आपको बताना है 17, 19, 21 या फिर 23। सर्गों की संख्या कितनी मानी जाती है? हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या आपको बताना है। सभी लोग चयन करते रहे, लाइक और शेयर जरूर करते रहे। मैं कहता हूं सभी साथी एडमिशन जरूर लें, एडमिशन लें। और दोस्तों 1 साल तक एक कोर्स वैलिड है आपके लिए। एक कोर्स आप 1 साल तक आराम से पढ़िए, है ना। और हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है तो दोस्तों हरिऔध का ये प्रिय प्रवास, और इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं, है ना। प्रिय प्रवास क्या है? महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हरिऔध हैं, ठीक है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। और दोस्तों प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग। ऐसे 2 ही प्रकार से क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आपको बताना दोस्तों प्रिय प्रवास, है ना।
ये याद रख लेना। प्रिय प्रवास दोस्तों 17 सर्ग हैं। साकेत, ये साकेत किसका महाकाव्य? गुप्त जी का है, 12 सर्ग हैं। और कामायनी जयशंकर प्रसाद का है, 15 सर्ग हैं। सर्ग भी पूछे जाते इसलिए तैयार रहें। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? बताइए, निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? तो प्रश्न है अपना कौन सा 15 नंबर का प्रश्न है। और 15 नंबर में किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है मुक्त छंद, मुक्त काव्य? तो वो है दोस्तों कवित्त। कवित्त छंद की बुनियादी पर, कवित्त छंद की बुनियादी पर ये मुक्त काव्य दोस्तों क्या हो सकता है? सफल हो सकता है। यानी कि उत्तर आपका चला जाता है डी की तरफ। डी की तरफ आपका बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहां पर आपको बताना है कि निराला के अनुसार मुक्त काव्य कवित्त छंद दोस्तों की बुनियादी पर सफल हो सकता है। कवित्त को निराला ने हिंदी का जातीय छंद कहा है। कवित्त को दोस्तों निराला ने हिंदी का जातीय छंद कहा है। जातीय छंद आपको याद रखना है। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है। तो बताइए प्रश्न क्रमांक 16, कलाधर उपनाम से रचना करने वाले यानी कि कलाधर उपनाम किसका था? ये आपको चयन करना। प्रश्न क्रमांक 16 को आपको बताना है उत्तर क्या है। कलाधर उपनाम, कलाधर कई बार पूछा गया है कि कलाधर किसका उपनाम था। तो बताइए कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है। तो क्या नाम है? वो नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कलाधर उपनाम से रचना करने वाले कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद, है ना। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम जयशंकर प्रसाद। इनका बाल्य नाम था झारखंडी, ये झारखंडी नाम था इनका बाल्य नाम, है ना। और दोस्तों इनके द्वारा रचित काव्य कृतियां उर्वशी, वनमिलन, अयोध्या का उद्धार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये इनके ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना। और छायावाद के कवियों में दोस्तों, छायावाद के कवियों में अन्य नाम आते हैं। सुमित्रानंदन पंत का भी आता है, निराला जी का भी आता है ना। और महादेवी वर्मा, यानी कि ये छायावाद के चतुष्टय यानी कि दोस्तों आधार स्तंभ, यानी आधार स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, अब आपको यहां पर बताना है कि दुखी जीवन की कथा रही, है ना, क्या कहूं आज जो नहीं कही, काव्य पंक्तियां किस कृति की हैं? किस कृति की हैं ये आपको बताना है। बिल्कुल, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, ये काव्य पंक्तियां बताना है। काव्य एक कई बार पूछी गई दोस्तों, पंक्तियां बताना कहां से ली गई हैं, किस कृति से ली गई। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, ये पंक्तियां, और ये पंक्तियां है दोस्तों सरोज स्मृति, है ना। आपको पता है सरोज स्मृति के बारे में जो विशेष है वो आपको कमेंट में लिखना है। क्या विशेष है सरोज स्मृति के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए वो आपको अगर याद हो तो, है ना। ये दोस्तों काव्य पंक्ति छायावाद कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति की है। और सरोज कवि निराला की दोस्तों पुत्री थी। निराला कृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत भी माना जाता है। क्वेश्चन कई बार आया है कि हिंदी का दोस्तों प्रसिद्ध शोक गीत किसे माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ शोक गीत किसे माना जाता है, तो वो है सरोज स्मृति, है ना। इनके द्वारा रचित अन्य काव्यों की बात करें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नैपत्य, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, ये मानी जाती हैं। सांद काकला ये भी मानी जाती है दोस्तों, है ना। इनको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, स्नेह निर्जर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, ये पंक्ति बताना है। ये पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति किस कवि की है? स्नेह निर्जर बह गया है, स्नेह निर्जर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, उपरोक्त गीत किस कवि की है? सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और दोस्तों यहां पर आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, स्नेह निर्जर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी आपका राइट आंसर हो जाता है। स्नेह निर्जर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अड़िमा काव्य संग्रह में संकलित ये पंक्ति मानी जाती है। दोस्तों इनकी रचनाओं को याद रख लेना है। अनामिका इनकी रचना है, परिमल भी है दोस्तों। वेरी गुड, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से बताया कि सर जो सरोज स्मृति है इस संसार का शोक गीत है ना। एक कथन गलत है, बताना है वो कथन कौन सा गलत है। कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, आंसू प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है, काव्य कला
तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह हैं या फिर इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। यानी कि 19 का आंसर, 19 में आपको चयन करना है कि कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है, गलत का चयन करना है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और जिन भी साथियों को दोस्तों क्या करना है, ऐप डाउनलोड नहीं किया अगर आपने तो ऐप को डाउनलोड करें। सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब पर प्ले स्टोर पर सर्च करें। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है तो शाम को 6 बजे लाइव क्लास चलती है पेड मेंबर की, शाम को 5 बजे लाइव क्लास चलती है पेड मेंबर की। रिकॉर्डेड कोर्स आपको ऐप पर दिया जाता है कि आप दिन भर पढ़िए, है ना दोस्तों। टेस्ट आपको करवाए जाते हैं, ट्रिकी वीडियो आपको दिए जाते हैं। और इरावती के बारे में एक कहा गया कि जो इरावती है दोस्तों, ये प्रसाद जी की कहानी नहीं है, ये प्रसाद जी का क्या है, ये अधूरा उपन्यास है ना। ये इरावती क्या है दोस्तों, अधूरा उपन्यास है, अधूरा उपन्यास। याद रख लेना, जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं, अपूर्ण उपन्यास है ना। और दोस्तों उपन्यास कंकाल, कंकाल, तितली और इरावती, इन्होंने ये 3 उपन्यास लिखे थे, है ना। ये भी याद रख लेना दोस्तों। ये कामायनी इनका महाकाव्य है, आंसू प्रसाद जी का खंड काव्य माना जाता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, छायावाद की कौन सी विशेषता है। विशेषताएं हो सकती हैं छायावाद की, ये विशेषताएं बताना है। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं, कौन सी हो सकती हैं। विशेषण विपर्यय, स्वच्छंद भावावेश, मूर्ति विधान या फिर इतिवृत्तात्मकता। ये विकल्प दिए हैं, 4 कूट दिए हैं दोस्तों आपको। इन कूट में से आपको चयन करना। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं, तो कौन सी हो सकती हैं बताइए। छायावाद के बारे में तो अपन ने पढ़ा है, विशेषण विपर्यय, स्वच्छंद भावावेश, ये भी सही है कि नहीं है बताइए। 1 2 3, यानी कि दोस्तों इतिवृत्तात्मकता ये विशेषता नहीं थी छायावाद की, है ना। स्वच्छंद भावावेश ये विशेषता थी, मूर्ति विधान, विशेषण विपर्यय, ये तीनों विशेषताएं थी, यानी कि उत्तर ए नंबर है। इतिवृत्तात्मकता छायावाद की विशेषता नहीं थी, ये विशेषता थी दोस्तों द्विवेदी युग की। किसकी थी, द्विवेदी युग की, यानी कि वस्तु वर्णन, है ना। तो इतिवृत्तात्मकता भी कई बार पूछा गया दोस्तों, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपकी, सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी बताइए। परिवर्तन बताना है दोस्तों, सुप्रसिद्ध पंक्ति की कविता इनकी मानी जाती है परिवर्तन, वो किस दोस्तों काव्य संकलन में प्रकाशित हुई थी। एक क्वेश्चन आपको चयन करना है, बढ़िया प्रश्न है। सभी लोग लाइक कर देना, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करना है आपको। और दोस्तों सभी लोग एडमिशन जरूर ले लें, हमारे टीजीटी पीजीटी वाले साथी, जूनियर टेट या हिंदी साहित्य वाले जो भी हमारे साथी हैं, ठीक है। तो यहां पर सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी, तो वो हुई थी पल्लव, है ना। और पल्लव के बारे में बोले सर एक तथ्य बहुत प्रसिद्ध है, वो तथ्य है कि पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो, पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है और पल्लव को पंत की प्रसिद्धि का आधार भी माना जाता है, इसको याद रखेंगे, है ना। और दोस्तों पल्लव के भीतर उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन और बादल आदि प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं दोस्तों, इनको याद रखेंगे। निराला की बताना है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा, ये क्वेश्चन आता है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, फिर आप क्या बताओगे, बोले सर राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन माने जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो इनको याद रखेंगे, राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है, तो वो प्रभाव है कृत्तिवास रामायण। कृत्तिवास रामायण का प्रभाव दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है, यानी कि दोस्तों बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर आपका कृत्तिवास रामायण, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है, इसको आपको दोस्तों पढ़ना है निरंतर, ठीक है, और आगे बढ़ते जाना है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर उपजीव्य बंगला ग्रंथ कृत्तिवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा निराला कृत अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है, ये याद रख लेना है, ठीक है। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिस्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन बताना है। और अगर कभी ऐसा भी क्वेश्चन आए कि रोमांटिस्म के लिए, है ना, रोमांटिस्म के लिए दोस्तों सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आप क्या उत्तर लगाओगे,
क्या उत्तर? यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं कि अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहा जाता है उसे हिंदी में क्या कहा जाता है, तब आपका उत्तर क्या हो जाता है ना? तो दोस्तों रोमांटिसिज्म है ना, तो इसे जो कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है छायावाद। और रोमांटिसिज्म के लिए दोस्तों सबसे पहले छायावाद शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था रामचंद्र शुक्ल ने। ये क्वेश्चन भी याद रख लेना है ना। और रोमांटिसिज्म जो है छायावाद शब्द के लिए प्रयोग है, यानी कि रोमांटिसिज्म के लिए दोस्तों छायावाद प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखना है ना। और दोस्तों आधुनिक हिंदी साहित्य यानी कि 1918 ईस्वी से 1936 का कालखंड जो है छायावाद के नाम से जाना जाता है। छायावाद की संज्ञा मुकुटधर पांडे ने प्रदान की थी, ठीक है, यानी कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने। लेकिन रोमांटिसिज्म शब्द के लिए सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया था रामचंद्र शुक्ल ने। इसको याद रख लेना क्योंकि यहां कंफ्यूज होंगे लोग और गलत करके आएंगे। अब दोस्तों यहां पर कुछ रचनाएं दी हैं और रचनाकार यहां पर दिए हैं, ठीक है, तो इन रचना और रचनाकारों को हम सीधे सीधे पढ़ेंगे। यहां पर आ जाते हैं कि रचनाएं और रचनाकार, वीर पंचरत्न के रचनाकार कौन है? अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया जाता है, जब तक मैं आपको बता दूं कि वीर पंचरत्न लाला भगवान दीन की रचना है, ठीक है, उलाहना पंचक अमीर अली मीर का है, मात्र वंदना गिरिधर शर्मा नवरत्न का है और कानन कुसुम ये मुकुटधर पांडे की रचना है। इनको याद रखेंगे, ठीक है। अब पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध है, तो बताइए पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध किससे है? ग्रामीण परिवेश से है, प्रगतिवादी दृष्टि से है, या फिर दोस्तों कल्पना और नई कविता से है? प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर चयन करना है। सभी साथी लाइक जरूर करें। रोज एक क्लास 9 बजे होती है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध आपको बताना है कि ग्राम्या का बताना है। ग्राम्या एक क्वेश्चन तो ऐसे ही आता है कि ग्राम्या के रचनाकार कौन है, तो ग्राम्या के रचनाकार हैं दोस्तों सुमित्रानंदन पंत, है ना। और ग्राम्याकृति का जो संबंध है वो संबंध है ग्रामीण परिवेश से। ग्रामीण परिवेश यानी कि आपका जो 1 नंबर है ग्रामीण परिवेश वो बिल्कुल सही है, ठीक है। पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। ग्राम्याकृति पंत जी की मुक्तक कविता है ना। इनको याद रखेंगे। और पंत जी के बारे में याद रखना है दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि छायावाद का मैनिफेस्टो, पल्लव, वीणा, गुंजन, युगांत, युगवाणी, लोकायतन आदि इनकी रचना मानी जाती हैं। लेकिन दोस्तों युगांत से इन्होंने छायावाद का अंत, है ना, युगांत से छायावाद के अंत की घोषणा की थी किसने? पंत ने। युगवाणी इनकी प्रगतिवादी रचना मानी जाती है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से बताइए कि कौन सी रचना प्रगतिवादी है। और प्रगतिवाद के प्रवर्तक भी कौन माने जाते हैं दोस्तों? प्रगतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। लोकायतन इनका महाकाव्य है, गांधी जी के जीवन पर आधारित महाकाव्य माना जाता है, यह भी याद रख लेना दोस्तों, है ना। अब यहां पर कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक है, तो बताइए क्या है प्रतीक? श्रद्धा का प्रतीक बताना है बुद्धि, मन, हृदय या फिर आनंद। कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक आपको चयन करना, 26 का आंसर चयन करना है। और दोस्तों शेयर जरूर करते जाएं अपने साथियों तक, है ना। और दोस्तों इस क्लास से निश्चित ही सभी को लाभ हो रहा होगा। इसी प्रतिक्रिया के साथ दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें प्रेषित की जाती हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नेगेटिविटी वाले हैं, उनसे दूर रहें थोड़ा सा। और कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक है तो वो प्रतीक है हृदय। हृदय यानी कि सी नंबर, सी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। सी नंबर कामायनी की श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। और कामायनी में 15 सर्ग हैं। इसके मुख्य पात्र हैं मनु, श्रद्धा, ईड़ा, मानव हैं, ठीक है, ये माने जाते हैं। अब दोस्तों यहां से पूछा जाता है कि कामायनी का जो प्रथम सर्ग है वो कौन सा है, कामायनी का अंतिम सर्ग है वो कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आता है। कामायनी के बारे में बहुत सारी चीजें अपन ने पढ़ ली कि सर अगर कामायनी की बात करोगे तो सबसे पहले तो यही चीज आती है कि कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। लेकिन दोस्तों कामायनी 1935, इसका आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, ये याद रख लेना है, ठीक है। और दोस्तों साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 27 का आंसर आपको बताना है। और 27 का आपका राइट आंसर है निराला। निराला यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? निराला का, ठीक है, बिल्कुल सही है, निराला आपका सही है। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध निराला का है ना।
और दोस्तों निराला जी एक कवि, उपन्यासकार, निबंधकार माने जाते हैं। इनके बारे में भी अपन को याद रखना, ठीक है। अरविंद दर्शन से प्रभावित बताना है। अरविंद दर्शन से कौन प्रभावित थे, है ना। अरविंद दर्शन से बताना है दोस्तों कौन प्रभावित थे। उसका उत्तर 28 का आंसर आपको चयन करना है। कौन माने जाते हैं, 28 में आपको चयन करना है। और दोस्तों बहुत बढ़िया आंसर बताया है कि सर कामायनी का प्रथम सर्ग है चिंता, और दोस्तों कामायनी का अंतिम सर्ग है आनंद। बिल्कुल राइट आंसर, बहुत बढ़िया आंसर। और अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे तो कौन थे दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत। ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी, है ना। ये आपको बिल्कुल सही है, ये डी नंबर तो आपका बिल्कुल सुमित्रानंदन पंत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर, ठीक है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। हिंदी जीवन जी अच्छी बुक खरीद लें, आपको कुछ बहुत अच्छा पढ़ना है तो अच्छी बुक खरीदिए, उसमें से आप पढ़िए, है ना। आपको लगता है कि सर ये हमें रटा रटाया है, बढ़िया है, आपकी दोस्तों ज्ञान की अनुमोदना करते कि आप इतना अच्छा पढ़ते हैं, आपको और अच्छा पढ़ना चाहिए और अच्छी किताबें खरीदिए, ठीक है, उनसे पढ़िए। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये पंक्ति बताना है। ये पंक्ति किसकी है, सभी लोग आंसर चयन करिए। 29 तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है। ये पंक्ति 29 का आंसर हो जाएगा क्या, बताइए। 29 का आंसर तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये बताना है। और उत्तर आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति महादेवी वर्मा की है। और महादेवी छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में एक मानी जाती है, इसका आपको सही रखना है, ठीक है। देखो सभी ज्ञान प्राप्त करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अपने अनुसार सबको नहीं तोड़ना चाहिए, ये मैं सभी से बोलता हूं। हो सकता किसी में ज्यादा ज्ञान है ना, किसी में बहुत कम ज्ञान है ना। आप अगर बहुत अच्छा और भी पढ़ना चाहते हो, और भी बहुत सारी किताबें खरीदिए, पढ़िए, है ना, बिल्कुल भी कोई रोकथाम नहीं है। लेकिन उन बच्चों के हित को मत मारिए जो बच्चा ये पढ़ना चाहते हैं, है ना, जिनके लिए ये ही कठिन है, ठीक है। तो जिनको और अच्छा पढ़ना है वो पढ़ें, ठीक है। इनमें कौन सा उत्तर छायावादी कवि नहीं है, 30 का आंसर बताना है। उत्तर छायावादी कवि नहीं है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही है, सजल गीतों की गायिका इन्हें कहा जाता है। महादेवी को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। छायावादी कवि नहीं है, बताना है तो कौन नहीं है। प्रश्न क्रमांक 30 में आप लोग चयन करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, छायावादी कवि में किसका नाम नहीं आता, वो आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। नरेंद्र शर्मा, बच्चन, राम कुमार वर्मा, या फिर दोस्तों रामेश्वर शुक्ल, अंचल। यहां पर दोस्तों क्या है, डाउट है। लेकिन याद रख लेना कि ये जो राम कुमार वर्मा जी हैं, उत्तर छायावादी कवि नहीं है, ये तो बल्कि क्या माने जाते हैं, ये छायावादी कवि माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना, राम कुमार वर्मा छायावाद के अंतर्गत आते हैं और इन्हें वर्मा त्रयी में भी रखा जाता है। अपन ने पढ़ा था ना, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, ये सभी आते हैं, ठीक है। ये त्रयी एक वर्मा त्रयी है ना, या छायावाद की त्रयी जिसे कहा जाता है ना। और राम कुमार वर्मा का नाम भी इन्हीं में आता है, इनको याद रखेंगे। राम कुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है, ये छायावादी कवि के अंतर्गत आते हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार, हास्य कवि, आलोचनाकार माने जाते हैं दोस्तों, है ना। और इनके बारे में आपको याद रख लेना है, राम कुमार वर्मा के बारे में, कि इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था 1938 में, जो कि अधूरा ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस पंक्तियों के रचनाकार आपको बताना है, इस करुणा कलित हृदय में, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाएंगे, नया बुक भी पढ़ाएंगे, नया भी पढ़ाएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, चिंता नहीं करो। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार सुरों में वेदना असीम गरजती। इस पंक्तियों के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चनों को नकारा नहीं जा सकता। मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन अगर कोई कह दे कि सर ये पूछे नहीं जाते, ये क्वेश्चन आते हैं, और जिनसे ये क्वेश्चन नहीं बनते उनके लिए तो ये क्वेश्चन कठिन है
है ना दोस्तों, सभी का अध्ययन एक सा नहीं होता। मैं बता रहा हूं, जयशंकर प्रसाद मूलतः करुण भावनाओं के कवि हैं। इन्होंने अपने मार्मिक भावों को आंसू नामक गीति काव्य में व्यक्त किया। और दोस्तों, प्रस्तुत पंक्तियां प्रसाद के मार्मिक भावों को व्यक्त करती हैं। इनको याद रख लेना। छायावाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो बताइए, छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? रामविलास शर्मा ने, है ना, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद या फिर नामवर सिंह ने? छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था और किसने किया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर चला जाता है, छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो किया था दोस्तों मुकुटधर पांडे, है ना। लेकिन रोमांटिज्म, जो अंग्रेजी का रोमांटिज्म शब्द है, उसके लिए सबसे पहले छायावाद का प्रयोग किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को क्या माना है? छायावाद का प्रवर्तक माना है। छायावाद सबसे पहले प्रयोग किया था किसने? मुकुटधर पांडे ने। स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग भी मुकुटधर पांडे ने किया था। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं श्रीधर पाठक। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि स्वच्छंदतावाद जो है दोस्तों शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो मुकुटधर पांडे। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो मुकुटधर पांडे। इन क्वेश्चनों को आपको निरंतर पढ़ना है और इसी प्रकार से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, जिन भी साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से अपना अध्ययन करते रहें। आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपके लिए विशेष कोर्स लॉन्च किया गया टीजीटी पीजीटी वालों के लिए, है ना दोस्तों। आपकी जूनियर टेट वालों मैं बताता हूं दोस्तों, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करिए, 100% मन लगा के तैयारी करिए, नहीं तो तैयारी बंद कीजिए, है ना। जब तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल 100% उसमें लगा दीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट करिए, है ना। और जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप डाउनलोड जरूर करें, ठीक है। और ऐप डाउनलोड कर लेते हैं दोस्तों तो आपको बहुत अच्छा मटेरियल भी मिलेगा। एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन वाला कोर्स आपके लिए ट्रिकी कोर्स, विस्तृत अध्ययन वाला कोर्स, है ना, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीजें दोस्तों आपको मिलेंगी। इसी प्रकार से आप पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। रात्रि 9 बजे आपका ये सेशन होता है आपके लिए दोस्तों, विशेष क्लास लाई जाती है कि जहां पर दोस्तों आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें तो याद करते हैं, साथ ही एक्स्ट्रा चीजें भी याद करते हैं, पढ़ते भी हैं, अध्ययन आपका बहुत अच्छा होता है ना। बहुत सारे डाउट्स भी आपके क्लियर होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं बता रहा हूं किताबों में सब कुछ लिखा है लेकिन उसके बाद भी हम कोचिंग जाते क्यों? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें समझ में नहीं आती, है ना, वो क्लास के दौरान ही समझ में आती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हमें पढ़ने की मेथड नहीं पता होता कि हमें पढ़ना कैसा है, इसलिए हमें दोस्तों किसी ना किसी का सहारा दोस्तों क्या करना होता है? लेना होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार पढ़ते रहिए। श्रीधर जी, दारसू, बबीता जी, पूजा वर्मा, मनीषा जी, रबली जी, माही, प्रमिला, चंदू जी, मातृभाषा हिंदी, शाम पंडित, है ना, हिंदी जीवन जी, पूजा वर्मा जी, किरण जी, श्रीधर जी, गीता, विवेक जी, पूजा जी, दारसू जी, सपना जी, प्रमिला, आकांक्षा जी, सभी को धन्यवाद, है ना। मनीषा और मकनत, रूपल जी, संदीप जी, आस्था सिंह जी, सरोज, राजेश जी, माया जी, बहुत बढ़िया। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है नीचे नंबर चल रहा है, आप दोस्तों संपर्क कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं कोर्स में, है ना। लेकिन सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लें सभी लोग, ठीक है, और बने रहें, है ना। स्मृति देवी, मीरा जी, आकांक्षा, मनीषा, नीतू जी, संदीप प्रजापति जी, कार्तिक सिंह और केसा जी, दीक्षा जी, शैलेश जी, बहुत बढ़िया, लालदेश, रचना जी, ज्योति जी, अरुण, सरोज, बिंदु जी, नीतू जी और किरण जी, संगीता, विश्वास जी, मलिक, संजय जी पाठक, पूजा जी, लालदास जी, गुरुचरण जी, मनीषा जी, बिल्कुल, भगत सिंह जी, रीता जी, बिल्कुल, है ना, और शैलेश, एडवांस, दारसू, अशोक, मीरा, बहुत बढ़िया, रीता जी, पूजा सिंह जी। वीडियो को लाइक जरूर शेयर करते रहें। रोहित जी, रोहित, ठीक है, लालदास, नरेश जी, ममता जी, अमिता जी, रचना जी, सरिता जी, पारस जी, रीता, पूजा, रक्षित शर्मा, एडवांस कोचिंग सेंटर, सुनीता, अमिता, पूरन सिंह जी, सपना यादव, मंजू जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी लोगों को। आकांक्षा जी, मेरी आकांक्षा जी क्या बोल रही हैं? पूजा, अरुण जी, सुमित कुमार जी, रजनी जी, मोहित जी, है ना, बताइए, कोमल, खुरेशी जी,
नेहा जी, मुकनत जी, अमिता, हाँ आकांक्षा जी बताइए। सुन तो रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं। श्वेता, ठीक है। प्रदीप यादव, बढ़िया जी से हैं प्रदीप जी, बहुत बढ़िया। कोमल जी, प्रमिला, गीता, आकांक्षा जी, अध्ययन पहले से करना होता किसी भी एग्जाम के लिए, है ना, अध्ययन करना होता है, सफिशियंट नहीं होता, क्या पूछ लिया जाए कोई भरोसा नहीं। ठीक है रीता जी, बिल्कुल। दर्शना कुरैशी, अशोक जी, राम जी, मनीषा, बहुत बढ़िया। रामकृष्ण सिंह जी, धन्यवाद सभी साथियों को। जुड़े रहें 10 बजे एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपके लिए एक क्लास दी जाती है, लाइव क्लास होती है उसमें भी, है ना, यस सर के द्वारा, वो पढ़िए, उसको भी देखिए, बढ़िया वो सीरीज चल रही है, उसको भी आप दोस्तों लगाएं टेस्ट सीरीज। ठीक है, बिल्कुल। धन्यवाद सभी को। रोली सिंह जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। सफलता के लिए रवि जी, बहुत बढ़िया। प्रदीप जी, रोहित जी, धन्यवाद सभी साथियों को दोस्तों आज के वीडियो के लिए। बढ़िया आप लोगों ने पढ़ा, है ना। इसी प्रकार से जुड़े रहें, ऐप को डाउनलोड कर लें। सेल्फ स्टडी क्लासेस की हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो, 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज, है ना। और दोस्तों ये टेस्ट सीरीज मात्र 500 में 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हो। और हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स लेना है जिसमें व्याकरण, हिंदी साहित्य, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, है ना, और दोस्तों ट्रिकी वीडियो, विस्तृत अध्ययन, लाइव क्लास, सब कुछ उसमें मिलेगा। तो दोस्तों वो भी आप उसमें ले सकते हो एडमिशन, जिसको भी जिन भी साथियों को लेना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही साथियों।